श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है सूर्य का गोचर के समय राहु और केतु या लगन से संबंध बनाने पर क्या प्रभाव होता है। इन तीनों स्थानों से राहु केतु की स्थिति से या लगन की स्थिति से जब जब सूर्य केंद्र में त्रिकोण में युति में समसप्तक या त्रि एकादश में आता है तो वह अपना प्रभाव अच्छा देता है सामान्य रूप से, यदि उसकी स्थिति जन्म पत्रिका में अच्छी हो और गोचर में भी अच्छी हो। अष्टक वर्ग के आधार पर भी उसका विचार किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रह हैं सूर्य के लिए राहु और केतु वो छाया ग्रह हैं और राहु केतु समान अंश पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो राहु और केतु से जो संबंध बनेगा, तो यदि एक से षष्ठाष्टक बनेगा तो एक से द्विद्वादश बनेगा, एक से केंद्र बनेगा तो दूसरे से भी केंद्र का संबंध बनेगा, एक से त्रिकोण का संबंध बनेगा तो दूसरे से त्रि एकादश का संबंध बनेगा। तो राहु और केतु का सामान्य जो प्रभाव होता है छाया ग्रह का प्रभाव होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के साथ ये ग्रहण बनाते हैं। इसलिए इनकी शुभता और अशुभता का देखते हुए और सूर्य के गोचर काल में शुभता अशुभता को देखते हुए अष्टक वर्ग में उनकी शुभ रेखाओं का विचार करते हुए अपनी कक्षा में शुभ रेखा का विचार करते हुए गोचर का विचार करना चाहिए कि वह शुभ परिणाम देने वाला होगा अथवा अशुभ परिणाम देने वाला होगा। कभी कभी त्रिकोण गोचर भी अशुभ फल प्रदान कर देता है और युति या समसप्तक संबंध या केंद्रीय संबंध वाला गोचर भी अच्छे फल प्रदान कर देता है। तो यह ग्रह की स्थिति, आधिपत्य और कक्षा में मिलने वाली शुभ रेखा के ऊपर काफी हद तक निर्भर करता है। 9 ग्रह हैं, सभी ग्रहों का अपना अपना गोचर होता है। एक ग्रह के गोचर से कभी भी फलादेश नहीं किया जा सकता। सभी ग्रहों के सम्यक गोचर का प्रभाव, दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा स्वामी के गोचर का प्रभाव देखना बहुत आवश्यक होता है, तभी किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो आज की कक्षा में सूर्य के गोचर प्रभाव की ये अंतिम कक्षा है। उसके बाद आगे अन्य ग्रहों की चलेंगी, क्योंकि सूर्य का अन्य ग्रहों से प्रभाव आपको बताया जा चुका है। तो आज की कक्षा में छाया ग्रहों से, राहु और केतु से और लगन से सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव होता है शुभ और अशुभ स्थिति में, उन दोनों स्थितियों पर विचार करेंगे। क्योंकि गोचर के बिना कोई भी शुभ या अशुभ घटना जीवन में प्रभाव नहीं दिखाती है। दशा अंतरदशा शुभ या अशुभ चल रही होंगी, लेकिन जब तक गोचर सहयोगी नहीं होगा तो शुभ या अशुभ घटना जीवन में नहीं होती है। जीवन यथावत या सामान्य स्थिति में चलता रहता है। कोई भी प्रभाव जब गोचर का पड़ता है तभी शुभ या अशुभ घटना जीवन में प्रवेश करती है। तो सूर्य का गोचर जन्मकालीन के राहु और केतु से या उनसे त्रि एकादश, नवम पंचम या केंद्रीय प्रभाव बनाता हुआ या सामान्य प्रभाव बनाता हुआ शुभ गोचर करेगा, तो ऐसे समय में जातक का मित्रता और संबंधों में विस्तार होता है, जान पहचान में वृद्धि होती है और वह उनके लिए सहयोगी और सहायक भी होती है। मन में ऐसी इच्छा भी जागृत होती है कि हम अपने संपर्क का विस्तार करें, परिचय का विस्तार करें, मित्रों का विस्तार करें, नई नई मित्र बनाने की प्रवृत्ति जागती है ऐसे कालखंड में जब सूर्य का शुभ गोचर राहु और केतु की स्थिति से हो रहा हो। ऐसे समय में जातक को आत्मबोध होता है, वह स्वयं अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने की क्षमता पैदा करता है और उनका ज्ञान प्राप्त करता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरी क्षमता है और क्या मेरी कमजोरी है। वह अपने आप को, स्वयं को एक स्वीकृति की भावना में उत्तम स्थिति में पाता है। अपनी क्षमताओं का आकलन करने की सामर्थ्य उसके अंदर उस समय होती है जब राहु केतु से शुभ गोचर की स्थिति में सूर्य होता है। नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है, ऐसी चाह पैदा होती है और दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकालना और उनसे अपना सहयोग प्राप्त करना, ऐसे शुभ योग जातक को सूर्य के शुभ गोचर में जब राहु केतु की स्थिति से शुभ गोचर होगा तो जातक को प्राप्त होते हैं।
जातक का आत्मबल बढ़ता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उसे अपनी प्रगति का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि गोचर अशुभ स्थिति में होता है, कक्षा में रेखा विहीन कक्षा से होता है, अशुभ स्थिति अशुभ आधिपत्य के आधार पर होता है, तो परिणाम विपरीत होते हैं। मित्रों से, जान पहचान वाले परिचितों से सहयोग में कठिनाई का अनुभव होता है। अपनों से अलगाव या वियोग या विवाद की संभावना बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं जातक के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। दूसरों को प्रभावित करने में वह अपने आप को सामर्थ्य नहीं पाता है। नेतृत्व के कौशल में कमी स्पष्ट रूप से उस समय दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि जातक की क्षमता, जो सूर्य की क्षमता है, वह प्रभावित होती है और उसके आधार पर उसका आत्मबल कम हो जाता है। आध्यात्मिक शक्तियां भी कमजोर होती हैं, उसकी प्रगति का लाभ नहीं मिल पाता है। स्वमूल्यांकन और स्व स्वीकृति में जातक स्वयं को कठिनाई में पाता है। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह पाती है और एक तरह से जैसे ग्रहणकालीन सूर्य राहु का स्थिति या सूर्य केतु की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं जातक को अपने जीवन में परिलक्षित होती दिखाई देती है। कार्य में अनावश्यक बाधा, मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा, अपनों से ही वैर विरोध जैसे अशुभ फल जातक को उस कालखंड में प्राप्त होते हैं। और यदि कहीं दशा मार्केश या बाधकेश की हो, त्रिक भाव के स्वामी की हो, तो यह स्थिति और भी ज़्यादा प्रबल हो सकती है। केंद्र और त्रिकोण के शुभ ग्रहों की दशा गोचर और अंतरदशा में यह फल सामान्य होंगे, बहुत अधिक प्रभावी नहीं होंगे। अब विचार करते हैं कि लग्न की स्थिति से सूर्य का गोचर कैसे प्रभाव देता है। सूर्य का गोचर यदि लग्न स्थान से होता है और उससे त्रि एकादश नवम पंचम में केंद्र प्रभाव से होता है, तो यदि यह गोचर शुभ स्थिति में होता है, तो ऐसे जातक के मन में अपने किसी भी वातावरण में, वह वातावरण उसके लिए कमजोर भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, तो उसका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक ही रहता है। उसके भावों में, विचारों में, स्वभाव में, वाणी में, व्यवहार में नकारात्मकता का उदय नहीं होता है। इस कारण से जातक मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अपनी पारिवारिक या मैत्री या व्यावसायिक संबंधों में मधुरता बढ़ती है और उसके आधार पर अपने कार्यों को सफल बनाने में वह समर्थ होता है। स्वाभिमान की भावना जागृत रहती है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है, लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अपने क्षेत्र में, अपने समूह में अग्रणी रहने की इच्छा जागृत होती है। अपने आप को प्रमुखता की तरफ ले जाने की इच्छा या चाहत उसके अंदर प्रकट होती है, उसका उदय होता है। और अपने अधीन काम करने वाले या अपने से छोटे अपने परिजनों के साथ उनका पूर्ण सहयोग जातक को प्राप्त होता है। उनके सहयोग से वह अपने कार्य को अपने नेतृत्व कौशल से, अपने प्रबंध कौशल से सफलता से हासिल कर लेता है। अपने लक्ष्य का निर्धारण करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होता है, जब लगन से शुभ स्थिति में सूर्य का गोचर चल रहा होता है। अब यदि कहीं अशुभ स्थिति में गोचर होता है, तब क्या प्रभाव होता है, उसका विचार करते हैं। ऐसी स्थिति में परिणाम विपरीत होते हैं। वातावरण अच्छा भी होगा, शुभ कार्य भी हो रहा होगा, तो उसमें भी जातक को एक भय होता है। दृष्टिकोण में नकारात्मकता आ जाती है। अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान के प्रति जातक चिंतित रहता है। संबंधों में तनाव की स्थिति के कारण विवाद या वियोग की संभावना बढ़ जाती है। मनमुटाव होता है, अलगाव हो सकता है। स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, जो जातक के आत्मबल को क्षीण कर देती है। अपने ही परिजनों से, अपने नीचे काम करने वालों से, अधीनस्थों से सहयोग कम हो जाता है और विरोध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आत्मबल जातक का कम हो जाता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में उसे बाधा संभव रहती है। इसमें दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा का भी विचार करना चाहिए। और क्योंकि अकेले गोचर पर, किसी भी ग्रह के अकेले गोचर पर पूर्ण प्रभाव नहीं होता, उसके गोचर के अशुभ या शुभ प्रभाव को दूसरा कोई बलवान ग्रह कम या अधिक भी कर सकता है।
तो ये सारे ग्रहों के गोचर आपको बता दिए जाएंगे। तब उदाहरण के साथ आपको जन्म पत्रिका पर इनको अपनाकर बताया जाएगा कि किस तरह से सभी गोचर का प्रभाव देखते हुए, दशा अंतरदशा का प्रभाव देखते हुए किसी घटना का शुभता या अशुभता के रूप में निर्धारण कर सकते हैं। क्योंकि एक ही समय में दो दो घटनाएं हो जाती हैं, कोई शुभ घटना भी होती है और उसी कालखंड में अशुभ घटना भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ग्रहों का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।